dear students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 10 का एक कमीशन जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि नीति आयोग क्यों बना, क्या उसकी नीड फील की गई, कब उसे बनाया गया, उस नीति आयोग के अंदर कौन कौन उसके मेंबर्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और किस तरीके से ये काम करता है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अभी तक नीति आयोग के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर करंट ईयर तक कौन कौन से ऐसे अचीवमेंट्स हैं जो नीति आयोग ने किए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे हम नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो हम शुरुआत करते हैं कि नीति आयोग स्टार्ट कैसे हुआ, बना कैसे, क्यों सोचा गया कि इसको बनाना ज़रूरी है। तो एवरीबडी नोज कि 1947 15 अगस्त को इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। उसके बाद इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए हमने एक 5 ईयर प्लान जो है वो डेवलप किया। वो 5 ईयर प्लान क्या था? 5 ईयर प्लान जो है गवर्नमेंट ने बनाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसमें हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, एवरी 5 ईयर प्लान हैज़ अ डिफरेंट एम। तो वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन हुआ या बनाया गया। किस वजह से? टू प्रमोट दीज 5 ईयर प्लान। बट जो आपकी प्लानिंग कमीशन थी उसने क्या किया? प्लानिंग कमीशन ने स्टार्ट तो प्रमोशन से किया बट इवेंचुअली धीरे धीरे वो कंट्रोल लेने लगी स्टेट्स के ऊपर। तो स्टेट्स की तरफ से एक जिसे बोलना चाहिए ऑपोजिशन आने लगा कि हमको प्लानिंग कमीशन जो है वो स्टेट्स की तरफ से ऑपोजिशन आने लगा कि जो प्लानिंग कमीशन है हमको वो प्लानिंग कमीशन जो है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्टेंस है या हमारे जो डिसीजंस हैं वो कहीं पे भी कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं एंड अल्टीमेटली हमको जो है वो साइड किक दिया जा रहा है। हमारी बात हम लेजिस्लेशन में रख नहीं पा रहे हैं एंड प्लानिंग कमीशन को एक सुपर कैबिनेट का टर्म जो है वो यूज़ करके डिफाइन करने लगे कि ये तो एक सुपर कैबिनेट है। सुपर कैबिनेट यानी उसके कैबिनेट से भी ज़्यादा क्रूशियल या पावरफुल उसकी पोजीशन हो गई थी। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए अगस्त 2014 में ये डिक्लेयर किया गया, मतलब 9 इयर्स बैक, कि नीति आयोग जो है हम वो बनाएंगे एंड उसे हम प्लानिंग कमीशन से मतलब प्लानिंग कमीशन को वो रिप्लेस करेगा। तो जो आपका 2015 में 1 जनवरी को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट किसने किया नीति आयोग का? यूनियन कैबिनेट ने बेसिकली ये किया। ठीक है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी या एडवाइजरी बॉडी। अच्छा, 3 टाइप की बॉडीज होती हैं। ठीक है, पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरी आपकी होती है स्टैट्यूटरी और तीसरी आपकी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एक एक करके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी होती क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बहुत ही सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशनल वो बॉडी है जो जिनका मेंशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, तो ये ऐसी बॉडीज़ जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि ये बॉडी कंपल्सरीली कंट्री में होनी ही चाहिए, वो हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडीज़ हैं जिनका कहीं से कहीं तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट काम करती है तो उनको कुछ बॉडीज़ की नीड जो है वो फील होता है कि वो होनी चाहिए और उनको ध्यान में रखते हुए वो बॉडीज़ जो है लेजिस्लेटिव बॉडीज़ मतलब लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत पार्लियामेंट डिक्लेयर कर देता है उनको कि ये बॉडीज़ अब फंक्शन करेंगी। ठीक, एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर रही हूँ। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी वो बॉडी है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, इसे पार्लियामेंट भी नहीं बनाता। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसका जो है पर्पस क्या होता है? ये बेसिकली एडवाइजरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बोलने पे बनाई जाती है।
ठीक है। अब इसका एम क्या है नीति आयोग का? तो नीति आयोग बेसिकली बात कर रहा है अबाउट प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बनाया गया था। ठीक है, जो चीज़ आपकी प्लानिंग कमीशन ने ख़त्म कर दी थी, वही चीज़ इसका एम है। ठीक है, कि हम हमारी जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, उनको बेसिकली हम क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। ठीक है, जिससे कि जो स्मूथ फंक्शनिंग है स्टेट्स की वो हो सके और हम एक सपोर्ट सिस्टम उनको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि ये नेशनल डेवलपमेंट को अपनी प्रायोरिटी रखता है और हर एक स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव रखता है। ठीक है, तो विजन क्या है आपका? नेशनल डेवलपमेंट ही विजन है। अब ऑब्वियसली जब आप नेशनल डेवलपमेंट करेंगे तो स्टेट्स पार्टिसिपेशन आएगा, तो स्टेट्स का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली होगा। फिर क्या करता है ये प्लान्स बनाता है। ठीक है, विलेजेस के ग्रास रूट लेवल पे, और उनको फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो जो है मॉनिटर करता है। इसके बाद ये भी देखता है कि कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है सोसाइटी का जो किसी भी वजह से जिसके साथ बायसनेस हो रही है या उसके हक जो हैं वो लिए जा रहे हैं, फाइनेंशियली सबके लिए चीज़ें कॉमन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। फिर नेक्स्ट ये क्या करता है? ये प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस के लिए कंट्री की, और उसकी मॉनिटरिंग भी ये करता है। ठीक है, ये भी देखता है कि टेक्नोलॉजी वाइज, क्योंकि हम टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं, तो ये भी देखता है कि ये ऐसे प्लान्स और प्रोग्राम्स बने जिससे जो आपकी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है वो रेगुलरली होता रहे। और इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिकअप कर रही है, जैसे डिजिटल इंडिया हो गया, तो डिजिटल इंडिया के जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हर स्टेट में, ये भी है। जैसे अभी आया था आत्मनिर्भर भारत, तो वो जो हर एक स्टेट है वो उसके प्रोग्राम्स को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ इसका ये भी देखने का एम रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि गवर्नमेंट ने जो बेसिक नीड्स मतलब लोगों की लाइवलीहुड के लिए जो बेसिक नीड्स और रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल करा रही है वो उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, जो प्रोग्राम्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर नीति आयोग जो है वो देखता है। अब नीति आयोग का स्ट्रक्चर क्या है? तो नीति आयोग का जो स्ट्रक्चर है इसमें सबसे पहला होता है आपका चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरपर्सन कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर। तो आज की डेट में कौन है? नरेंद्र मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं और वही यहाँ के चेयरपर्सन हैं। देन यहाँ पे एक वाइस चेयरमैन होता है। वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? जो नॉमिनेट करेगा पीएम, यानी नरेंद्र मोदी जी जिसको बोलेंगे वो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन हो जाता है। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ। ये सीईओ जो है ये भी नरेंद्र मोदी जी ही बता रहे हैं अभी, क्योंकि नॉमिनेशन किसकी तरफ से होता है? पीएम की तरफ से होता है। इसके बाद कुछ फुल टाइम मेंबर्स हैं, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स हैं और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं। तो अब ये जो है ये है फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो मैं बात कर रही हूँ, है ना। तो अब ये जो फुल टाइम मेंबर्स हैं ये कौन होते हैं? ये जनरली होते हैं आपके वो मेंबर्स जिनकी पोस्ट इक्विवेलेंट रहती है मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट की। ठीक है, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 2 हो सकते हैं फ्रॉम रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस। रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस यानी रिसर्चर्स हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं जो प्रॉपर आपको गाइडेंस दे सकें। पर पार्ट टाइम है मतलब ये रोटेशन पे चलते हैं, जिस भी फील्ड में आप जो है काम कर रहे हैं उसके मेंबर्स आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रेगुलरली एक ही मेंबर्स या 2 ही मेंबर्स नहीं रहेंगे, ये रोटेट होते रहेंगे। देन देर आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। मैक्सिमम 4 हैं, ज़रूरी नहीं है कि 4 है, होना ही चाहिए। 1 हो 2 हो तो भी चलेगा, लेकिन मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा
नहीं हो सकते। देन देयर इज़ गवर्निंग काउंसिल, इसमें आपके चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ जाते हैं जो यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं। तो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज़ के, ठीक है। देन एक रीजनल काउंसिल भी होता है इसमें, जिसमें जो नीड के बेसिस पे बनता है, अगर ज़रूरत हो तो बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा। इसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। देन देर आर सम स्पेशल इन्वाइटीज़ ऑल्सो, अगर आपको कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए, कुछ प्रैक्टिशनर्स चाहिए जो डोमेन नॉलेज रखते हों, तो आप स्पेशल इन्वाइटीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी करंटली चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, नरेंद्र मोदी जी। ओके, सो करंटली हमारे चेयरमैन कौन है नीति आयोग के? नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वही हैं जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वाइस प्रेसिडेंट करंट है सुमन बेरी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अरविंद पंगड़िया। ठीक है, अब ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। पहले भी पूछा जा चुका है कि इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिए। नीति आयोग में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, या करंट उनके प्रेसिडेंट कौन है, इस टाइप के क्वेश्चंस। 3 इसके विंग्स हैं, ठीक है, रिसर्च विंग, टीम इंडिया विंग, थिंक टैंक यानी नॉलेज एंड इनोवेशन। ओके, तो हमारा पहला जो विंग है वो है रिसर्च विंग। रिसर्च विंग बेसिकली क्या करता है, जो वेरियस रिसर्च स्टडीज़ हो रही हैं एट स्टेट लेवल, एट सेंट्रल लेवल, उनके ओवरसीन करता है, मतलब उनमें मॉनिटरिंग करता है कि नीति आयोग ने जो रिसर्च स्कीम बनाई है वो प्रॉपरली वहाँ हो रही है या नहीं हो रही है। प्रॉपर मॉनिटरिंग ऑफ रिसर्च स्टडीज़ हम कह सकते हैं रिसर्च विंग का काम है। सेकेंड जो विंग है वो है टीम इंडिया विंग। टीम इंडिया विंग क्या करता है, जितनी भी स्टेट्स हैं उन सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो हमने पढ़ा कि 5 years प्लान जो बना था, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन रखी गई थी फॉर द प्रमोशन, ऐसे ही कई इनिशिएटिव्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो टू एंश्योर कि स्टेट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो काम करता है टीम इंडिया विंग। थर्ड विंग है थिंक टैंक या नॉलेज एंड इनोवेशन विंग। तो ये विंग बेसिकली नए आइडियाज़ लेकर आता है, नए इनोवेटिव एडवाइजेस देता है, जिससे और बेटर स्मूथ फंक्शनिंग हो सके और डेवलपमेंट की तरफ हम जा सकें। आई होप आई एम क्लियर। देन नीति आयोग के 7 पिलर्स हैं। ये 7 पिलर्स बनाए गए हैं जिससे कि हमारी गवर्नेंस बेटर हो सके, है ना, और प्रॉपर वे में हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ जा पाएँ। तो इनका जो थीम है वो बेसिकली थिंक टैंक ही है। थिंक टैंक यानी वही क्रिएटिव थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग। इसमें 7 पिलर्स बनाए गए हैं। पहला है प्रो पीपल। प्रो पीपल यानी कि हम जो सोसाइटी की एस्पिरेशन है प्लस जो हर एक इंडिविजुअल की एस्पिरेशन है उसको पूरे करने की थॉट प्रोसेस के साथ हमको आगे बढ़ना है। सेकंड है प्रो एक्टिविटी। प्रो एक्टिविटी का मतलब है कि हमको इस तरीके से काम करना है कि जो हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं उनकी जो नीड्स हैं हम उनको फुलफ़िल कर सकें, और सबसे पहले फुलफ़िल करने से पहले उन्हें जान भी सकें। तो जानना उनकी नीड्स को एंड उनको फुलफ़िल करना, वो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट एम है। तीसरा है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। देन एम्पावरिंग। एम्पावरिंग मतलब लोगों को एम्पावर करना जिससे कि वो भी ग्रो कर सकें, और जब वो ग्रो करेंगे तो कंट्री अपने आप ग्रो करेगी, ठीक है। देन है यहाँ पे एम्पावरिंग में एक चीज़ और है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो वुमेन्स हैं उनको एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत लोगों को महसूस होती आई है, गवर्नमेंट को फील होती आई है। तो एम्पावरिंग वुमेन इन ऑल द एस्पेक्ट भी यहाँ पे इनका एक एम है। देन है इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन का मतलब बेसिकली होता है कि सबको एक साथ लेकर चलना। तो यहाँ पे नीति आयोग ये मेक श्योर करता है कि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी कास्ट को या किसी भी रिलीजन को अलग ना किया जाए, सबको एक साथ एक जैसा ट्रीटमेंट मिले और उनको साथ लेकर चला जा सके। इक्वालिटी जो हमारा नेक्स्ट पिलर है, इक्वालिटी का बेसिकली मीनिंग होता है
कि हम हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। एंड यहाँ पे लास्ट पिलर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि हम क्लैरिटी दें, है ना, ट्रांसपेरेंट रखें चीज़ों को, जिससे सिटीजन्स जो है वो सेटिस्फाइड रहे, गवर्नमेंट विजिबल रहे और रिस्पॉन्सिव भी रहे। अगर लोग आके आपको अपनी परेशानियां बता रहे हैं तो आप उनका रिस्पॉन्स दें, आप उनको गाइड करें, ठीक है। कुछ इंडेक्सेस हैं जो नीति आयोग रिलीज करता है। बेसिकली नीति आयोग का काम क्या है, अलग अलग स्टेट्स में ये सर्वे करता है, ठीक है। सर्वे के बेसिस पे ये इंडेक्सेस भी बनाता है। जैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हर एक स्टेट का किस तरीके से हो रहा है उसका इंडेक्स बना देना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंडेक्स बनाना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आए, कितने आपके डेथ रेट हैं, कितने बर्थ रेट हैं, सारे इंडेक्सेस आपको बनाते हैं। एक्सपोर्ट के लिए हम कितने हद तक तैयार हैं, ग्लोबली हम कितना जा पा रहे हैं, कितना इनोवेशन है, इंडियन लेवल पे कितना इनोवेशन है, ग्लोबल लेवल पे कितना इनोवेशन के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। फिर हमको ये भी देखना है कि हर एक स्टेट में क्या पॉवर्टी इंडेक्स चल रहा है, कितने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखना। स्कूल की एजुकेशन की क्वालिटी देखना, स्टेट में एनर्जी का क्या लेवल है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, किस तरीके से हम उन चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ का क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो एडमिट होते हैं या जो रेगुलरली अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न है, कितने टीबी पेशेंट्स हैं, कितने रिकवर हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें नीति आयोग इंडेक्सेस रिलीज करके आपको बताता है। ओके, सो द फाइनल टॉपिक ऑफ द सेशन इज व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ नीति आयोग। तो एक स्कीम थी जो नेशनल लेवल पर रन हुई, जिसे हम कहते हैं आयुष्मान भारत स्कीम। इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर हमने मतलब गवर्नमेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया है लो इनकम अर्नर्स को इन द कंट्री, फ्री एक्सेस टू हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो जब ये हुआ तो इसमें भी नीति आयोग ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स बताते हुए। इसके बाद इसने क्या किया है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो इन्होंने इसमें सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर किया। किसकी हेल्प से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स की हेल्प से, और लीडरशिप किसने दिखाई उसमें, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने। नीति आयोग ने बहुत सारे बिल्स जो 2018 में रिलीज हुए हैं उन्हें एग्जामिन किया और उन पे रिकमेंडेशंस भी दिए। वो कौन कौन से बिल थे, नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल एंड नेशनल कमीशन ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी बिल। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल पॉलिसी प्रोग्राम्स हैं, उन्हें भी ये मॉनिटर करता है और एनालाइज करता है इनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। विलेज स्टोरेज स्कीम और धन लक्ष्मी विलेज स्टोरेज स्कीम जो बेसिकली बनाई गई, वो नीति आयोग ने स्टार्ट किया। इस बेसिकली इसका काम क्या है, इसमें सब्सिडीज दी जाती हैं फार्मर्स को, जिससे कि वो कंस्ट्रक्शन या फिर रेनोवेशन करवा सके अपने वेयर हाउसेज और गोडाउन्स का। ये क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया जिससे हम होल्डिंग कैपेसिटी या आपके क्रॉप्स को रखने की प्रॉपर व्यवस्था बना सके फार्मर्स, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग, जिसका एक प्रोग्राम बनाया गया, स्कीम बनाई गई, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, उसको भी प्रमोट करता है कौन, नीति आयोग। ये किसके अंडर किया गया, परंपरागत कृषि विकास योजना जो बनी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंडर इन्होंने इसका प्रमोशन किया है। तो नीति आयोग में यही सारी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और काफ़ी कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया है कि इन केस, क्योंकि आजकल MPPSC का भी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, जो पैटर्न आ रहा है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, तो उन सब में जितना कवर हो सकती हैं चीज़ें वो सब मैंने यहाँ पे कर दी है। बाकी ये है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी टेलीग्राम चैनल का अपने
लिंक आपको बताया था कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, तो वो आप प्लीज़ ज्वाइन कर लें। सपोर्ट थोड़ा सा कम हो गया है आप लोगों के एंड से, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को देखें। हाँ, लास्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग थी, बट क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हो वो मैं ब्रेक नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो लॉन्ग रहा है। पर प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियोस को पूरा वॉच करें, एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।